जय हिंद दोस्तों, मैं उदय भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 6 का ज्योग्राफी। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी और झारखंड बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट ऑल क्लासेस के वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो दोस्तों चैप्टर 1 हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट को चेक कीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और उसका जो है क्वेश्चन आंसर का भी हमारा वीडियो जो कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पहले हम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे, बेसिक के जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है गोलाकार नहीं है दोस्तों, आप सब जानते हैं। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब को, ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। चित्र 2.1 दोस्तों, ये चित्र 2.1 ग्लोब का एक चित्र है। यहाँ इसका अक्ष है दोस्तों, और ये जो है ग्लोब है जिसमें पूरा जो है इस जो पूरा संसार को इसमें दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकती। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को अनेक उनके सही आकार में दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में जो है गुजरती है। ठीक है, तो उसको जो सुई जो है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है उसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से हम लोग उसको देखते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश से समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। दोस्तों, ये एक अक्षांश है। तो देखिए, यहाँ विषुवत रेखा है और ये जो है उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव, ये विषुवत रेखा। तो 20 डिग्री दक्षिण, उत्तर 30 डिग्री जो है ये दर्शाया गया है। विषुवत जो है वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश जो है दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे
उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बोलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट होता है जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घट जाता है। तो ये देखिए दोस्तों इसमें दिखा रहा है, ठीक है। यह भी एक चित्र है दोस्तों, महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध। तो इधर दक्षिण ध्रुव है, इधर है उत्तर ध्रुव। तो इधर उत्तर हो गया, इधर हो गया 0 के इधर हो गया दक्षिण। ये हो गया हमारा विषुवत रेखा और ये हो गया मकर रेखा। तो उष्ण कटिबंध, इसको इधर कर्क रेखा, फिर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, फिर उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी शीत कटिबंध, इधर हो गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, इधर दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इधर दक्षिण शीत कटिबंध। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं जो है, तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं ये भी हैं। तो क्या क्या है? 1 नंबर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, 2 नंबर में दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, 3 नंबर में विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और 4 नंबर में विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। दोस्तों ये चित्र जो 2.4 है, तो सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। तो ये जो है इसका दर्शाया गया है, और ये जो है कम क्षेत्र पर फैलता है, और ये जो है तिरछी जो है सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। ये भी इसका दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध हम लोग जान गए। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। दोस्तों ये हमारा देशांतर है। तो 0 डिग्री इधर हो गया 30 डिग्री पूरब, 60 डिग्री पूरब, 90 डिग्री पूरब, 120 डिग्री पूरब, 150 डिग्री पूरब, इधर उत्तर ध्रुव हो गया 180 डिग्री, 150 डिग्री पूरब, 120 डिग्री पूरब, 90 डिग्री पूरब। सॉरी दोस्तों, इधर हो जाएगा पश्चिम हमारा। तो 180 डिग्री पश्चिम, 190 डिग्री पश्चिम, 60 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पश्चिम। आगे बढ़ते हैं हम। सो दोस्तों बोलने में थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई, तो उसको आप बड़ा से देख लीजिए। देशांतर क्या है? तो हम लोग देशांतर क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री 00 दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या व्युत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट के सेकंडों में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है।
जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं को व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं, पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। यह ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश पर देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाओं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। दोस्तों, ये एक चित्र है ग्रिड का, और यहाँ जो है उसके बारे में उत्तर ध्रुव और कहाँ से कौन सा डिग्री पश्चिम उत्तर है उसको दर्शाया गया है। इसके बाद दोस्तों, ये एक हमारा जो मैप है वर्ल्ड का, तो इसमें समय जो है आगे पीछे कितना कितना है, तो इसको हम लोग यहाँ देखिए ग्रीनलैंड का फिर इसके आगे पीछे उसको जो है दर्शाया गया है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है देशांतर और समय। तो है देशांतर और समय, पढ़ते हैं इसको। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्यास्त तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित एक याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। चित्र 2.8। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है दोस्तों, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया है कि उस समय स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। आगे बढ़ते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं? तो अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली इसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत के 82.5 डिग्री पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय माना जाता है। इसे भारतीय समय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो भारत का मानक याम्योत्तर है दोस्तों, ये कल एक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व, इधर 97 डिग्री पूर्व, इधर 68 डिग्री पूर्व। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है।
वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में दो बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच का समय कितना अंतर है? आगे बढ़ते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से लगभग 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाली 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। चलिए दोस्तों, हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन इसको कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वीडियो को बनाते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं है। आपको हम सिर्फ जो समझाने पर फोकस करते हैं, जो लिखा है उसको पढ़ते हैं, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी लिए। अक्ष किसे कहते हैं, विषुवत वृत्त क्या है, अक्षांश जो है रेखाएं क्या है। इसके बाद आगे बढ़े तो ब्राज़ील और जो है इसके बारे में, चंद्रपुर के बारे में देखें। इसके बाद अक्षांश के जो कटिबंध हैं उसके बारे में पढ़े, रेखाओं के बारे में पढ़े। इसके बाद उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है, शीत कटिबंध क्या है, देशांतर क्या होता है, प्रमुख या अम्योत्तर क्या है, इसके बारे में कौन सी डिग्री कहाँ कितना समय लेता है, देशांतर और समय के बारे में पढ़े। इस तरह करके समय, मानक समय के बारे में जाने। और इस तरह से हमारा चैप्टर दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। दोस्तों, आप सभी जैसे जानते हैं हमारे इस चैनल का हैंडल है JCERT8। तो इस चैनल को जो है एजुकेशन मैजिक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोस्तों यहाँ NCERT और JCERT, तो झारखंड बोर्ड और NCERT के ऑल क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट के वीडियो आपको इस चैनल पर हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बेहतरीन समझ में आएगी। आपको कोई परेशानी है समझने में तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे जो है व्यूअर हैं, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम वीडियो इस तरह के लाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारा कंटिन्यू जो है अभी डेली का सीरीज चल रहा है। तो आज हमारा जो है वो चैप्टर 2 जो है 6 का जो ज्योग्राफी का समाप्त हो गया। तो हम लोग अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लाने की कोशिश करेंगे। आ जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।